अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं एहसान और आज हमारे पास जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो होने वाला है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैक्रोमॉलिक्यूल जिसको हम कहते हैं न्यूक्लिक एसिड। क्या कहते हैं हम इसको? न्यूक्लिक एसिड। अब अगर इस न्यूक्लिक एसिड की हम थोड़ी सी हिस्ट्री देखें तो हमें थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा तारीख में, तकरीबन 1868 या 69, ठीक है, इस दौरान 1868 या 69 इस साल के दौरान एक स्विस हमारे पास फिजिशियन था। स्विस क्या था? जर्मनी का फिजिशियन था। और उस फिजिशियन ने क्या किया, उसका नाम था हमारे पास फ्रेडरिक। क्या नाम था उसका? फ्रेडरिक मिस्चर। अब ये जो फ्रेडरिक मिस्चर था 24 साल का था, मेरी उम्र का था। तो ये जो फ्रेडरिक मिस्चर था इसने ये थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर रहा था हमारे पास व्हाइट ब्लड सेल्स पे। किस पे? व्हाइट ब्लड सेल्स पे। हम थोड़ी हिस्ट्री देखेंगे ताकि चीज कितनी इंपॉर्टेंट है उसके हवाले से। व्हाइट ब्लड सेल्स पे ये बंदा एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था और व्हाइट ब्लड सेल उसने पस सेल से लिए थे। किससे लिए थे? पीप से लिए थे, पस सेल से लिए थे व्हाइट ब्लड सेल्स। तो उस एक्सपेरिमेंट के दौरान इसको एक अजीब सा एक मॉलिक्यूल, एक बड़ा मॉलिक्यूल दिखा जो ना कि लिपिड था, ना ही वो कोई प्रोटीन था और ना ही वो कोई कार्बोहाइड्रेट था। तो उसको समझ आ गई कि ये कोई नॉवल हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, एक ऐसा मॉलिक्यूल जिससे पहले डिस्कवर नहीं हुआ। तो वहां पे वो मॉलिक्यूल उसको डिस्कवर हो गया। उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, क्या चीज है, क्या स्ट्रक्चर, उसको कुछ भी नहीं पता था। लेकिन उस बंदे ने इस चीज को पहली बार डिस्कवर किया था 1868 या 69 में। क्या नाम था उसका? फ्रेडरिक मिस्चर। तो ये जो बंदा था इसने उसको नाम दिया, क्या नाम दिया? न्यूक्लियन। क्या नाम दिया? न्यूक्लियन। न्यूक्लियन का मतलब क्या? क्योंकि इस बंदे ने ये जो हमारे पास न्यूक्लिक एसिड है इसको व्हाइट ब्लड सेल्स के न्यूक्लियस से डिराइव किया था। मतलब उसके न्यूक्लियस में, व्हाइट ब्लड सेल्स के न्यूक्लियस में उसको ये न्यूक्लिक एसिड, जो इसको बाद में न्यूक्लिक एसिड कहा गया, तो ये जो मॉलिक्यूल है उसको न्यूक्लियस में नजर आया था। इसकी वजह से उसने इस मॉलिक्यूल को नाम दिया था न्यूक्लियन। क्या नाम दिया था? न्यूक्लियन। और ये जो न्यूक्लियन है, इस न्यूक्लियन का नाम न्यूक्लिक एसिड कब पड़ा? कब पड़ा? न्यूक्लिक एसिड इसका नाम पड़ा 1920 में। कब? 1920 में, तकरीबन 50 साल बाद, 50-51 साल बाद इसका नाम न्यूक्लिक एसिड हो गया। और क्यों न्यूक्लिक एसिड हो गया? क्योंकि इसके अंदर जब इसकी प्रॉपर्टीज, इसका स्ट्रक्चर, ये चीज पता लगा लिया गई तो उसके बाद पता चला कि भाई इसके अंदर तो होता है फास्फोरिक एसिड। क्या है हमारे पास? फास्फोरिक एसिड है। अब फास्फोरिक एसिड जो है वो क्योंकि एसिड है तो इसकी जो प्रॉपर्टीज थी वो भी एसिडिक प्रॉपर्टीज थी। इस वजह से न्यूक्लियन से वो न्यूक्लिक एसिड हो गया। क्या हो गया? न्यूक्लिक एसिड। मतलब न्यूक्लियस के अंदर पाया जाने वाला एक एसिड, ठीक है, एसिडिक प्रॉपर्टीज वाला है क्योंकि उसके अंदर फास्फोरिक एसिड थी। इस वजह से इसका नाम क्या पड़ गया? न्यूक्लिक एसिड। तो ये थी थोड़ी बहुत हिस्ट्री के न्यूक्लिक एसिड जो है वो कैसे डिस्कवर हुआ था, किसने डिस्कवर किया, वगैरह वगैरह, इसका नाम कैसे आया, तो ये चीज थी। अब न्यूक्लिक एसिड देखो पढ़ना क्यों लाजमी है? क्या चीज है? न्यूक्लिक एसिड हमारे लिए पढ़ना क्यों लाजमी है? तो इसकी एक बहुत ही बेसिक रीजन है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लिक एसिड वो वाला मॉलिक्यूल है जो कि आप लोगों का डीएनए, आप लोगों का आरएनए, आप लोगों का एटीपी, आप लोगों का एनएडीएच और इस तरह के और कई हमारे पास जो न्यूक्लिक एसिड होंगे उनका हमारे पास लेना देना डायरेक्ट न्यूक्लिक एसिड्स है क्योंकि वो हैं ही न्यूक्लिक एसिड। हम अपनी हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन, अपने जो नस्ल दर नस्ल हमारी इंसान होने की इंफॉर्मेशन जो है उसकी जो तरसीलात हो रही है उसमें इन्वॉल्व हमारे पास न्यूक्लिक एसिड है। हमारा आरएनए है उसमें न्यूक्लिक एसिड है। अगर हमारा कोई प्रोटीन बन रहा है तो उस प्रोटीन में अमीनो एसिड की क्या होती है? सीक्वेंस होता है। और वो सीक्वेंस किसके ताबे होता है? सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में क्या सीक्वेंस है उसी के मुताबिक आप लोगों का क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। इसी के मुताबिक आप लोगों के एंजाइम्स बनते हैं। यूं समझो कि न्यूक्लिक एसिड तुम लोगों के एक ऐसा बेसिक मॉलिक्यूल है जिसके बगैर जिंदगी का होना मुमकिन ही नहीं। क्यों? क्योंकि डीएनए कितना इंपॉर्टेंट हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, एक पॉलीमर है, वो क्या है? न्यूक्लिक एसिड है। आरएनए है राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए से आरएनए बनते हैं। आरएनए के बहुत सारे एंजाइम्स भी हैं। आरएनए बहुत सारे और फंक्शन में भी, ट्रांसलेशन में आपका आरएनए इन्वॉल्व होता है। मैसेंजर मतलब इंफॉर्मेशन कैरिंग में आपका आरएनए इन्वॉल्व होता है। आपके राइबोसोम्स के अंदर आरएनए होता है। तो आरएनए कितना इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है खुद इसका अंदाजा लगा लो, वो भी न्यूक्लिक एसिड है। इसी तरह एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है, एटीपी एक जो करेंसी ऑफ द सेल है,
जो बायो एनर्जेटिक्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर हमारे अंदर कोई चीज है तो वो एटीपी है, कि एटीपी की वजह से ही रिएक्शंस होते हैं, उसकी वजह से ही रिएक्शन स्टॉप होते हैं, उसी की वजह से सारी जिंदगी के मामलात चल रहे हैं। तो वो एटीपी क्या है या वो एनएडीएच क्या है, वो भी तो हमारे पास न्यूक्लिक एसिड है। तो जब इतना इंपॉर्टेंट न्यूक्लिक एसिड है तो चलो जो न्यूक्लिक एसिड है उसको थोड़ा बहुत समझते हैं कि न्यूक्लिक एसिड जो है आखिर ये है क्या भला। ठीक है, तो अभी जब हमें अभी पता चला, मतलब अभी तक जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक न्यूक्लिक एसिड को हम दो बहुत बड़े क्लासेस में, ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। याद रखना, एक न्यूक्लिक एसिड है उसका नाम है डीएनए, आसान सा है ना। एक क्या है डीएनए, एक है आरएनए। ये इसके दो बड़ी मेजर क्लासेस हैं, एक डीएनए वाला न्यूक्लिक एसिड और एक आरएनए वाला न्यूक्लिक एसिड है, दोनों न्यूक्लिक एसिड। फर्क क्या है, डीएनए के अगर पूरा नाम है तो वो है हमारे पास डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए, और ये हमारे पास है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये क्या है हमारे पास, राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब अगर ये दो मेजर क्लासेस है तो इनमें एक फर्क भी होना चाहिए ना, तो वो जो बेसिक फर्क है वो हमारे पास यहां पर है। दोनों में राइबोज होती है, अभी हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। राइबोज दोनों में है, इसमें भी राइबोज है, इसमें भी राइबोज है, लेकिन क्या कि इसका जो राइबोज है उसमें हमारे पास ऑक्सीजन नहीं होता तो वो डीऑक्सी है, जबकि ये वाला राइबोज उसमें सब कुछ कंप्लीट होता है, इस वजह से वो राइबोज है। तो बेसिक जो उसका केमिकल स्ट्रक्चर है उसमें डिफरेंसेस की वजह से इसके दो डिफरेंट क्लासेस हैं, एक डीएनए ये भी एक पॉलीमर है, एक आरएनए ये भी एक पॉलीमर है। तो वो राइबोज और डी राइबोज का फर्क है, आगे हम इसको देखेंगे, ये सिर्फ अभी के लिए बता रहा हूं। लेकिन मेजर क्लासेस कौन सी हैं, डीएनए और आरएनए। अब मसला ये है कि याद रखना, जब हमने ये बायोकेमिस्ट्री वाला काम शुरू किया था तो उसमें हमने बेसिक कहा था कि देयर आर 4 मेजर ग्रुप्स ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। कौन कौन से थे, हमने कहा था कि सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स, उसको देखेंगे, हमने देख लिया वो क्या थे, मैक्रोमोलिक्यूल्स के ग्रुप से ना। दूसरे पे हमने कहा कि प्रोटीन्स है, फिर हमने प्रोटीन्स को डिटेल में देख लिया। फिर हमने कहा कि लिपिड्स हैं, हमने लिपिड्स को भी डिटेल में देख लिया। ऐसा ही है, एक नंबर 4 क्लास थी हमारे पास न्यूक्लिक एसिड। क्या थी हमारे पास, न्यूक्लिक एसिड। कि ये जो चार हैं बायोकेमिस्ट्री में, ये जो चार ग्रुप्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, ये चार मेजर मैक्रोमोलिक्यूल्स के ग्रुप्स हैं, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स के ग्रुप्स हैं। तो याद करो, जब हम कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ रहे थे, कार्बोहाइड्रेट्स में हमें एक बात जो है वो पता चली कि जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनका एक बिल्डिंग ब्लॉक होता है। कार्बोहाइड्रेट्स का भी क्या था, एक बिल्डिंग ब्लॉक था। एक हमारे पास मोनोमर है, चाहे जिसको जो भी नाम लिखो, चाहे बिल्डिंग ब्लॉक लिखो या चाहे मोनोमर लिखो। लेकिन अगर याद करो तो कार्बोहाइड्रेट्स में हमारे पास बिल्डिंग ब्लॉक क्या था, मोनोसैकेराइड्स है ना। क्या थे हमारे पास, मोनोसैकेराइड, जैसे कि ग्लूकोज था, जैसे कि फ्रुक्टोज था, जैसे कि गैलेक्टोज था, जैसे कि ट्राइपेंटोज थे, कई हमारे पास मोनोसैकेराइड्स। तो वो क्या थे कि वो जो मोनोसैकेराइड्स हैं, जैसे कि ग्लूकोज मिल के सेलुलोज भी बना रहे थे, स्टार्च भी बना रहे थे, अगर उसमें नाइट्रोजन इन्वॉल्व है तो काइटिन भी बना रहे थे। तो वो क्या है कि बहुत बड़े मैक्रोमोलिक्यूल की बिल्डिंग ब्लॉक थी, और वो क्या थी, ग्लूकोज थी। इसी तरीके से प्रोटीन के केस में भी हमने कहा था कि प्रोटीन बहुत बड़ा हमारे पास मैक्रोमोलिक्यूल है, लेकिन अगर उसका बिल्डिंग ब्लॉक देखें, उसका मोनोमर देखें, तो एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोल रहे थे अमीनो एसिड। क्या बोल रहे थे, अमीनो एसिड। और हमने ये कहा कि ये जो अमीनो एसिड है, यही अमीनो एसिड्स है जो कि 20 टाइप्स के हैं, वो डिफरेंट हमारे पास कॉम्बिनेशन में एक दूसरे के साथ मिलते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स जो है वो बनते चले जाते हैं। तो एक्चुअल बात क्या थी कि प्रोटीन्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स में अमीनो एसिड इन्वॉल्व थे। इसी तरह लिपिड्स की अगर हम बात करें तो लिपिड्स में भी हमने देखा कि यार जो फैटी एसिड्स हैं, क्या है, जो फैटी एसिड्स हैं और साथ में ग्लिसरॉल और तरह की चीजें, थोड़ा लिपिड क्या हो जाता है, कॉम्प्लेक्स में चला जाता है। लेकिन बेसिकली फैटी एसिड्स का एग्जांपल ले लेते हैं, तो उधर भी हमने कहा कि ये जो फैटी एसिड्स हैं वो आपस में मिलकर बहुत बड़े बड़े लिपिड्स बना रहे थे। उसके साथ ग्लिसरॉल मिल जाता था, कभी फास्फोलिपिड बन जाते थे, कभी वो ग्लिसरॉल्डिहाइड बन जाते थे, कभी वैक्सीज बन जाते थे, कभी प्रोस्टाग्लैंडिन्स बन जाते थे। लेकिन मेन बात क्या है कि इस बड़े मॉलिक्यूल्स के एक बिल्डिंग ब्लॉक थी।
अब अगर ये मैक्रोमोलिक्यूल है न्यूक्लिक एसिड, तो लाजमी बात है ये भी कोई छोटे छोटे मॉलिक्यूल से तो मिलकर बना होगा ना। इस न्यूक्लिक एसिड का भी हमारे पास एक बिल्डिंग ब्लॉक होना चाहिए। तो वो बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है, कौन सा ऐसे स्ट्रक्चर है जो बार बार एक दूसरे के साथ रिपीट होंगे और बहुत बड़ा न्यूक्लिक एसिड बनेगा, बहुत बड़ा आरएनए बनेगा, बहुत बड़ा डीएनए बनेगा, एटीपी बनेगी, जो भी बनेगा। लेकिन मतलब इसका एक बिल्डिंग ब्लॉक बताने का मकसद क्या है कि इसका भी एक बिल्डिंग ब्लॉक होना चाहिए। और वो बिल्डिंग ब्लॉक क्या है हमारे पास न्यूक्लिक एसिड का, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स। ये काफी इंपॉर्टेंट नाम है। building block of the nucleic acid is nucleotide, building block of the lipid fatty acid, building block of the proteins amino acid, building block of the कार्बोहाइड्रेट्स मोनोसैकेराइड्स, जिसमें ग्लूकोज फ्रुक्टोज जो भी आते हैं मोनोसैकेराइड्स होंगे। तो इसी तरीके से न्यूक्लिक एसिड के लिए न्यूक्लियोटाइड्स हैं। तो हम जैसे कि प्रोटीन से पहले हमने अमीनो एसिड समझा, कार्बोहाइड्रेट से पहले हमने उसको मोनोसैकेराइड समझे, लिपिड से पहले हमने उसके फैटी एसिड समझे, तो क्यों हम न्यूक्लिक एसिड को समझने से पहले न्यूक्लियोटाइड्स को नहीं समझेंगे। तो आज हमारे पास जो बेसिक लेक्चर होने वाला है वो न्यूक्लियोटाइड्स का होने वाला है। किसका होने वाला है, न्यूक्लियोटाइड्स। व्हाट आर न्यूक्लियोटाइड्स, अभी के लिए बता लो, न्यूक्लियोटाइड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लियोटाइड्स जो है, न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो आपस में मिलकर डिफरेंट कॉम्बिनेशन में, अब वो बताएंगे कि वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे वो आपस में मिलते हैं, लेकिन उनके मिलने से एक बहुत बड़ा न्यूक्लिक एसिड बनेगा। सो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या है, न्यूक्लियोटाइड। हमने न्यूक्लियोटाइड को आज के लेक्चर में समझना है। चलते हैं। सबसे पहला हमारे पास न्यूक्लिक एसिड के अंदर अगर कोई टॉपिक है तो वो क्या है हमारे पास, कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। क्या है हमारे पास, कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। कंपोजिशन का मतलब क्या है बताओ जरा। कंपोजिशन किसे कहेंगे, कंपोजिशन कहेंगे कि ऐसे कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं, ऐसे कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं जो मिलकर एक न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे, या न्यूक्लियोटाइड के अंदर कौन कौन से मॉलिक्यूल, मतलब उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसके अंदर कौन से मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व है, कौन से एटम्स इन्वॉल्व है, कौन से स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व है, उसकी बायोकेमिस्ट्री क्या है, दैट विल बी द कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड की कंपोजिशन को याद रखने के लिए याद रखो, न्यूक्लियोटाइड देखो डीएनए में भी होगा, आरएनए में भी होगा, लेकिन थोड़े से डिफरेंसेस के साथ। वो डिफरेंसेस हम डिस्कस करेंगे अभी। साथ में सबसे पहले याद रखना, कोई भी न्यूक्लियोटाइड उठा लो, उसके अंदर आप लोगों को 3 बेसिक स्ट्रक्चर मिलेंगे। कितने, 3। सबसे पहले जो हमने देखना है, एक आपको कोई भी न्यूक्लियोटाइड हो उसके अंदर एक पेंटोज शुगर होगा। क्या होगा हमारे पास, पेंटोज शुगर। अब कार्बोहाइड्रेट्स के पड़े हुए जो बच्चे हैं उनको पता है कि पेंटोज शुगर का मतलब 5 कार्बन वाला शुगर, तो इसके अंदर कोई 5 कार्बन वाला शुगर होगा, और वो अमूमन हमारे पास है राइबोज। क्या है, 5 कार्बन, एक राइबोज है, एक राइबुलोज है, लेकिन यहाँ पे एल्डिहाइड वाला कंसीडर करना है, सो वो है राइबोज। वैसे राइबुलोज भी 5 कार्बन वाला है, लेकिन वो कीटो ग्रुप का है। सो पेंटोज शुगर है जो कि राइबोज है। इसके अलावा एक और चीज होगी इसमें, और वो होगी नाइट्रोजनस बेस। हम तीनों को समझेंगे, टेंशन ना लो, ठीक है। नाइट्रोजनियस बेसिस एक ये चीज होगी। तीसरी हमारे पास होगा फास्फेट ग्रुप। कोई भी न्यूक्लियोटाइड उठाओगे उसके अंदर बेसिकली आपको ये 3 तरह की चीजें मिलेंगी। एक पेंटोज शुगर होगा, एक नाइट्रोजनियस बेस होगी, एक हमारे पास फास्फेट का ग्रुप होगा। आगे समझ। इन चीजों को मैं थोड़ा साइड पे लिख लेता हूं क्योंकि ये हमने 1 बाय 1 अभी डिस्कस करने हैं। सबसे पहले क्या है हमारे पास, है पेंटोज। क्या है, पेंटोज। फिर है हमारे पास नाइट्रोजनियस बेस। क्या है हमारे पास, नाइट्रोजनियस बेस। और उसके बाद क्या है, फास्फेट ग्रुप। क्या है हमारे पास, फास्फेट ग्रुप। ये 3 हमारे पास ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो किसी भी न्यूक्लियोटाइड में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। सो सबसे पहले हमें क्या कंसीडर करना है, पेंटोज। पहले हमें पेंटोज को समझेंगे, उसके बाद नाइट्रोजनियस बेस को, उसके बाद फास्फेट ग्रुप को। सो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम समझने जा रहे हैं पेंटोज।